जिज्ञासा की ओर पाठ के हम अगले अंश की ओर जाएंगे। हम अपने अंतिम वाले वीडियो में देखे थे कि दोनों जो हैं सुमति और राहुल सांकृत्यन अर्थात लेखक जो है वो लंकोर पहुंच गए थे। राहुल सांकृत्यन जी को लंकोर पहुंचने में अपने घोड़े के साथ काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ी थी। उनका घोड़ा जो था वो सुस्त निकला था और घोड़ा के कारण घोड़ा जो था वो अलग रास्ते को गलत रास्ते को लेकर चला गया था और इस कारण उन्हें काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी थी और उन्हें लंकोर पहुंचने में उन्हें बहुत लेट हो गई थी। ठीक है, जहां पर सुमति उसका इंतज़ार कर रहा था। लंकोर पहुंचकर सुमति ने अपने एक अच्छे यजमान के घर लेखक को लेकर गया। दोनों वहां गए और वहां पर रात में वो ठहरे भी। रात में वे गर्मा गर्म थुक्पा खाए, चाय सत्तू वहाँ पहुँचते ही पहले उन्हें चाय सत्तू से सत्कार किया गया। उसके पश्चात वे वहाँ पर थुक्पा खाए। तो इत्यादि हम देख चुके थे। इतना भी हमारा अंतिम वाले वीडियो में हम इतना पढ़ चुके थे। अब उन्हें अगले पड़ाव की ओर जाना था। लेखक अभी लंकोर में था। लंकोर के बाद अगला पड़ाव जो था वो तिंगड़ी का था। अब हम पेज नंबर 28 हम एकदम शुरू में हैं। अब हम तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे। लेखक कह रहे हैं कि लंकोर के बाद अब वो अगले दिन की बात बता रहे हैं। अब हम तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगड़ी समाधिगिरी। तिंगड़ी समाधिगिरी थोड़ा सा आपके लिए ये प्रश्न के रूप में है कि तिंगड़ी समाधिगिरी क्या है। लेखक कह रहे हैं तिंगड़ी का विशाल मैदान स्थान है तिंगड़ी, वहाँ विशाल मैदान है जो कि पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता है। ये जो मैदान है वो बीच में है और चारों ओर से जो है पहाड़ हैं। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ ये विशाल मैदान है और चारों ओर पहाड़ों से घिरे होने के कारण टापू जो होता है, बीच का जो चारों ओर पानी होता है और बीच में जो स्थल होता है वो तो टापू कहलाता है। ठीक है, तो ये जो टापू है ये टापू सा प्रतीत हो रहा था क्योंकि चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में विशाल मैदान है। ठीक है, और जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर अगर दूर से उसे देखा जाए तो दूर से ये प्रतीत होता है कि चारों ओर पहाड़, एक छोटी सी मैदान जो है वो भीतर में दिखाई देता है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगड़ी समाधिगिरी और ये चारों ओर पहाड़ और क्या है बीच में मैदान। ठीक है, तो ये इसका पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम पड़ता है। जब अब हम तिंगड़ी के जो विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर, ठीक है, एक छोटी सी पहाड़ी और विशाल जो मैदान है, एक पहाड़ी भी वहाँ पे है, छोटा पहाड़। ठीक है, एक पहाड़ जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती और वही जो पहाड़ी है उसका नाम है तिंगड़ी समाधिगिरी। जो पहाड़ है मैदान में विशाल मैदान है, चारों ओर जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ों से चारों ओर घिरा होने के कारण ये मैदान एक टापू सा दिखाई देता है, टापू के समान प्रतीत होता है, आइलैंड के तरह प्रतीत होता है। और उस मैदान में भी एक पहाड़ी है। ठीक है, एक छोटी पहाड़ी है, मतलब पत्थर का एक टीला है और इसी पहाड़ी को तिंगड़ी समाधिगिरी के नाम से जाना जाता है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। समझ में आया? लेखक कह रहे हैं कि ये जो तिंगड़ी समाधिगिरी वहाँ पहुँच गए थे, इस तिंगड़ी में भी आसपास में बहुत से यजमान सुमति के थे। यजमान मतलब जिनके घरों में ये जाकर पूजा करते हैं। ठीक है, जिनके घरों में ये जो पंडित होते हैं ये शुरू से ही मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी मतलब पीढ़ी पर पीढ़ी जो है यजमानी करते हैं। उनके यजमान थे। ठीक है, बहुत सारे यजमान थे जहाँ बहुत सालों से मतलब हो सकता है कि सुमति के पहले से भी कोई जाता था, सुमति का कोई दादा या पिता भी कोई जाता होगा, अब सुमति जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे यजमान आसपास में, तिंगड़ी के आसपास में भी सुमति के जान पहचान के बहुत सारे यजमान थे। जहाँ पर वो बोधगया से जो गंडे लाता था, मैं लास्ट वाले वीडियो में बताई थी, मंत्रोच्चारण कर जो कपड़े के गांठ बांधे जाते थे वो था गंडा, जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक या बौद्ध जो भी ये सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इसे अपने घरों में रखना ये पवित्र मानते थे, अच्छा मानते थे, कल्याणकारी मानते थे। तो जितने भी वहाँ के लोग थे उन यजमानों को ये गंडा बांटते थे।
ये गंडा और कुछ नहीं होता था, मंत्र उच्चारण, बोध गया में मंत्र उच्चारण करके वो कपड़े की गांठ लगाकर इन्हें बनाते थे। तो ये कपड़े, ये पतली पतली चीड़ी, माने कपड़ों को काट काट कर पतली पतली कपड़ों में, टुकड़ों में जो है गांठ बांध कर ये गंडे बनाकर ये अपने यजमानों के घर बांटते थे। लेकिन अगर कभी मान लो यजमानों के घर गंडे बांटते बांटते अगर इसके मतलब सुमति के गंडे खत्म हो जाए, खत्म नहीं हो सकते थे, ठीक है, अगर असली गंडा खत्म हो जाता तो वो किसी भी कपड़े को जो है वो तुरंत वो क्या करता, वो तुरंत किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। मतलब वो अपने पास अपने पास और भी कुछ कपड़ा रखते थे जो कि मंत्रोच्चारित नहीं भी था, ठीक है, लेकिन सुमति क्या करता था, उन्हें गंडे के नाम डालकर, मतलब उन्हें बोध गया का गंडा है ऐसा कहकर यजमानों के घर दे देता था, चाहे वो कोई भी कपड़ा हो। मतलब जो मंत्र उच्चारित कपड़े हैं उसे तो वो देता ही था गंडे के नाम पर, लेकिन जो मंत्र उच्चारित नहीं भी था, जो मंत्र उच्चारित नहीं हुआ था, ऐसे कपड़ों को भी वो गंडे बनाकर अपने यजमानों के घर दे देता था। इसलिए यहाँ पे लेखक व्यंग करते हुए कह रहा है कि सुमति का गंडा कभी खत्म नहीं हो सकता था। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। लेखक सुमति के साथ गया था। लेखक सुमति के साथ गया था। लेखक कुछ वहाँ का पहचानता नहीं था। सुमति वहाँ पर और भी बहुत सारे गांवों को जाना चाहता था गंडे बांटने के लिए, लेकिन जाकर ही हमेशा वापस नहीं आ पाता था। तो वो आसपास के गांव में भी और जाना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही, अब लेखक और सुमति एक गांव में ठहरना चाहते थे, तो जिस गांव में ठहरना चाहते थे वहाँ बहुत सारे गांव हैं तिब्बत में। तो लेखक ने सुमति को एक प्रस्ताव दिया। लेखक ने कहा कि हम जिस गांव में ठहरेंगे तुम उस गांव में गंडे बांटकर वापस आ जाओ, ठीक है। आसपास के जो गांव हैं उन गांवों में तुम अभी मत जाओ। उन गांवों में जाने से तुम्हें, मुझे मालूम है कि वहाँ जाने से यजमानों से तुम्हें रुपए पैसे मिलते हैं, तो इसके लिए रुपए पैसे का जो भी तुम्हें हानि हो रहा है, लहासा पहुँचने के बाद तुम्हें मैं रुपए पैसे दे दूंगा, ठीक है। इस बात पर, इस प्रस्ताव पर सुमति राजी हो गया, क्योंकि तिब्बत में एक जगह दोनों को रहना था, एक जगह ठहराव बनाना था। तो एक गांव में जहाँ रहना है, सुमति के साथ लेखक गए थे। सुमति लेखक को जहाँ ठहराएगा लेखक वहीं रहेगा, उस गांव में ही रहेगा। तो लेखक ने कहा कि सुमति अगर उस गांव में गंडे तो बांटेगा ही, उस गांव के अलावा मान लो तिंगड़ी में ही वो गंडे बांट लिया, तिंगड़ी के आसपास में, क्योंकि उन्हें तिंगड़ी गांव में अगर रहना है तो तिंगड़ी में गंडे बांटने के बाद लेखक अगर आसपास के गांव में गंडे बांटने के लिए चला जाएगा तो हफ्ते भर आने में लगा देगा, क्योंकि यजमानों के घर वो रात में रह भी जाता है, ठीक है। एक यजमान के घर, फिर दूसरे दिन दूसरे यजमान के घर, ऐसे करके वो गंडे बांटते बांटते वो जब सभी यजमानों के घर होकर जब वो आएगा तब तो अब सप्ताह भर लग जाएगा, हफ्ता भर चला जाएगा समय। तो लेखक को अकेला रहना पड़ेगा। लेखक वहाँ नया था, लेखक अकेला रहने से हिचकिचा रहा था। तो लेखक ने कहा कि हमें अंततः लहासा पहुँचना है, लहासा पहुँचकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तिंगड़ी के आसपास के गांवों में तुम मत जाओ, नहीं जाने से रुपए पैसे की जो भी तुम्हें हानि हो रही है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। सिर्फ जिस गांव में हम ठहरेंगे उसी गांव में तुम गंडे बांटो, तो गंडे बांट कर तुम वापस आ सकोगे। तो लेखक का ये प्रस्ताव किसने मान लिया? सुमति ने मान भी लिया। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दूं, सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भड़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। भड़िया मतलब जो भारवाहक है। वहाँ पर पहाड़ी स्थलों में एक डोली जैसा होता है जिसमें लोग यात्रियों को बैठाकर भड़िया उन्हें अपने कंधों पर उठाकर लेकर चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर भड़िया मिलता है, साथ ही सामान भी वहाँ पे, अगर मान लो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है उन्हें तो उठाकर लेके जाया ही जा सकता है। और लेखक लोग यहाँ पर चाह रहे थे भड़िया सामानों को लादने के लिए, ठीक है, जो भारवाहक होता है। तो वो लोग भड़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप, यहाँ पर भौगोलिक स्थिति हम देख पाएंगे, तिब्बत की धूप जो है 10-11 बजे तो धूप वहाँ बहुत तेज हो जाता है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले, थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े।
बढ़िया तो इन्हें मिला नहीं, अब सारे सामानों को खुद ही इन्हें लेकर चलना पड़ेगा। तो तिब्बत की भौगोलिक स्थिति को बता रहे हैं, तिब्बत की धूप के बारे में बता रहे हैं, गर्मी के बारे में बता रहे हैं। धूप वहाँ पर 10-11 बजे बहुत तेज उगती है। 10-11 बजे जो धूप है, ठीक है, तेज धूप में वो आज सुबह निकलते तो उन्हें इतना धूप झेलना नहीं पड़ता। चूंकि लेखक और सुमति 10-11 बजे निकले थे तो उन्हें काफी धूप झेलना पड़ रहा था और धूप जो है वो तेज था और धूप के कारण मोटे कपड़े से सिर को, यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढक लेने से गर्मी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर दिन के 2 बजे अगर आप आगे की ओर जा रहे हैं तो धूप से सामने ललाट, मतलब ये फोरहेड को ललाट कहते हैं, सामने ललाट जला जा रहा है क्योंकि कड़ी धूप है, मुंह पर आके लगता है तो मुंह जलने लगता है और उधर पीछे से पीठ ठंडा हो जा रहा है, बर्फ हो रहा है, मतलब पीठ ठंडा हो जा रहा है क्योंकि हिमालय की श्वेत शिखर, हजारों श्वेत शिखर के कारण हिमालय पास ही है, तो हिमालय की पीछे से ठंड लगता है और आगे से तेज धूप मुंह पर मारने के कारण ललाट जल रहा है, आगे से सिर जल रहा है, ठीक है, ललाट का अंश जला जा रहा है और पीछे चूंकि धूप नहीं है तो पीछे जैसे पीठ बर्फ हो जा रहा है, मतलब ठंडे से कड़कती ठंड का एहसास होने लगता है, ठीक है, पीठ पर कड़कती ठंड का एहसास हो रहा है और आगे ललाट जला जा रहा है। यह बड़ा ही अजीब बात है। तो ऐसी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। चूंकि पीठ का अंश जो है लेखक का ठंडा हो जा रहा था, बर्फ सा प्रतीत हो रहा था, उन्हें कष्ट हो रहा था, उन्होंने अपने सामानों को पीठ पर लादा ताकि ठंड जो है, थोड़ा ठंड से उन्हें राहत मिल सके और फिर वो हाथ में डंडा लिए और वो आगे चलने लगे। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिंगड़ी में तिब्बत के सभी गांवों में उसके यजमान थे, सुमति के यजमान थे। तो तिंगड़ी में भी अभी वो लोग तिंगड़ी से जा रहे थे। यद्यपि तिंगड़ी में भी सुमति के बहुत से यजमान थे, लेकिन वो एक और यजमान से मिलने के लिए जो कि शेखर विहार में है, वो शेखर विहार जाना चाह रहे थे, ठीक है। तिब्बत में शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। तो खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती का मुखिया, शेखर मतलब शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ पर लेखक शेखर विहार की बात कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि सुमति अब शेखर विहार में एक यजमान से मिलने के लिए जाना चाहता है, ठीक है। शेखर विहार में जाके वो एक भिक्षु, बौद्ध भिक्षु जिसका नाम नमसे था, उससे तो लेखक और सुमति मिला, ठीक है। शेखर विहार की बात यहाँ पर कुछ और भी, शेखर विहार की विशेषता ये है कि शेखर विहार जो है पूरे जागीरों में बटी हुई जमीन थी। ऐसे पूरे तिब्बत की बात ही हो रही है कि जहाँ पर पहाड़ी इलाका है वहाँ का तो अलग बात, लेकिन तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदार में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। लेखक कह रहे हैं कि तिब्बत में जो, यहाँ पर तिब्बत की हम सामाजिक स्थिति इसे हम कहेंगे, लेकिन तिब्बत में जो ज़मीनें हैं, ज़मीन का मालिक जो है, जमीन जागीर जो है, जागीरदार, जमीन का जो मालिक है जागीरदार है, ज़मीनें छोटी बड़ी किसी की छोटी जागीर है, किसी की बड़ी जागीर है। तो ये अधिकतर जागीर जो होता था ये बौद्ध मठों के अधीन होता था, ठीक है, बौद्ध मठ के अधीन होता था। बौद्ध मठ जो है इनकी देखरेख करती थी और अब जागीरदार जो है वो खुद भी अपने जागीरदार जो होता था वो इन जागीरों को बौद्ध मठों को दे देता था। बौद्ध मठ इसकी देखरेख करते थे, ठीक है। और जागीरदार जो होता था वो अपनी जमीन पर फिर भी मठों को देने के बावजूद भी वो अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती कर सकता था, खुद भी कर सकता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे, मतलब बिना पैसे के मजदूर मिल जाते थे, ठीक है। मजदूरों को शायद वो कुछ खेती से ही कुछ दे देते होंगे, तो मजदूर मिल जाता था। और खेती का इंतजाम जो है बौद्ध मठों को दिया होता था,
तो मठ के लोग उन जागीरों में आकर खेती करते थे। इन खेती के इंतज़ाम को देखने के लिए, खेती की सारी व्यवस्था को देखने के लिए बौद्ध मठ से, ठीक है, बौद्ध मठ खेती के अंदर देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, बौद्ध भिक्षु भेजा जाता था, जो आकर सभी जागीरों के काम को देखता था, ठीक है। और जागीर में जो आदमी काम करते हैं, उन आदमियों के लिए ये जो भिक्षु है, ये राजा से कम नहीं होता था। मतलब इन भिक्षुओं को बहुत मान सम्मान दिया जाता था, ठीक है। ये बौद्ध भिक्षु काफ़ी सम्मान पाते थे इन जागीरदारों से, जागीर में काम करने वाले मजदूरों से काफ़ी इन्हें सम्मान मिलता था। तो वैसे ही सेकर बिहार में खेती का मुखिया था नमसे, वो एक बौद्ध भिक्षु है, ठीक है, जो कि बड़ा ही भद्र पुरुष था। लेखक कह रहे हैं कि लेखक और सुमति जब उनसे मिलने के लिए गए तो बहुत ही प्यार से उनसे मिले, बहुत भद्रता से उन्होंने बात की। और ऐसे भी लेखक कह रहा है कि उस समय वो भिखमंगे के वेश में नहीं था, वो भी खुद भी वो भद्र पोशाक में था, भद्र व्यक्ति के वेश में था। तो अब उसे भिखमंगा समझना नहीं चाहिए था, या अच्छे वेश में रहने के कारण, ठीक है, तो लेखक के बारे में उसे कुछ बुरा ख्याल भी नहीं करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक कह रहे हैं कि यहीं पर सेकर बिहार में एक मंदिर था, बहुत अच्छा एक मंदिर था, ठीक है। उस मंदिर में क्या था? कुंजूर। कुंजूर का अर्थ है हस्तलिखित बुद्ध वचन, ठीक है। हस्तलिखित बुद्ध वचन नहीं, कुंजूर का अर्थ है बुद्ध वचन का अनुवाद, ठीक है। कंजूर था जो कि बुद्ध वचन का अनुवाद है, जो कि हाथों से लिखा गया था। 103 पोथियाँ, 103 किताबें रखी हुई थी। मेरा आसान भी वही लगा। लेखक वहाँ उस मंदिर में गए। उस मंदिर में जाकर लेखक देखते हैं कि कंजूर है। कंजूर अर्थात बुद्ध वचन, जो बुद्ध ने जो भी कुछ कहा है, ठीक है, उसका अनुवाद वहाँ पर है। और 103 वहाँ पर 103 संख्या, किताबों की संख्या 103 थी जो उस मंदिर में रखी हुई थी। और लेखक किताब का तो प्रेमी था ही, पढ़ने का बहुत शौकीन था। लेखक जैसे ही कंजूर को पाया, लेखक सेकर बिहार के उस मंदिर में कंजूर को पाते ही, उस 103 किताबों को पाते ही वो अपना आसन वहीं लगा लिया। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। मतलब वो वजन बता रहा है कि एक एक जो किताब था वो 15-15 सेर का था, उससे कम नहीं होगा। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। यजमान, वो तो यजमान उसके वहाँ भी बहुत थे सेकर बिहार में। सुमति ने लेखक से पूछा कि मेरे आसपास बहुत सारे यजमान हैं और यजमानों के घर जाने पर रात में उन्हें ठहरना पड़ता था। फिर दूसरे यजमान, घर में सभी के घर में जाके वो रात में ठहरता भी था। कभी कभी एक ही दिन में 2-3 यजमान का घर भी घूम लेते। तो सुमति ने अपने बारे में पूछा कि वो जाना चाहता है यजमानों के घर, क्या वो जाएगा? तो उसने उसे हाँ कह दी, क्योंकि अब तो उसका साथी हो गया था किताब। लेखक जो था अब किताबों में रम गया था, किताबों में अब वो लगा हुआ था। तो उसने उसे हाँ कह दी। उसने कहा कि उसे 2-3 दिन लगेंगे आने में। उसने कहा दिया हाँ। वह उसी दिन दोपहर बाद, लेकिन मैं अब पुस्तक के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। लेखक को लगा था 2-3 दिन लगेगा, लेकिन 2-3 दिन लगा नहीं था। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। दूसरे दिन सुमति जो है अपने यजमानों के घर गया, लेकिन उसी दिन वो दोपहर के बाद, मतलब शाम तक वो वापस आ गया था। लेखक को लगा था कि 2-3 दिन लगेगा और यहाँ पे 103 किताब है, वो पढ़ता रहेगा। जब तक सुमति नहीं आया था तब तक लेखक उन किताबों में लगा हुआ था, किताबों के साथ था। तिंगड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, ठीक है। उसी दिन दोपहर चले आए। तिंगड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तिंगड़ी गांव से वो आए थे सेकर बिहार। सेकर बिहार बहुत दूर नहीं था, तिंगड़ी गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। अभी तक तिंगड़ी के यजमानों के पास सुमति का जाना नहीं हुआ था, क्योंकि तिंगड़ी के यजमानों के पास जाने से पहले ही सुमति सेकर बिहार आने की जिद किया। तो लेखक भी उसके साथ सेकर बिहार आ गया। सेकर बिहार आने के बाद लेखक कंजूर से मिला। कंजूर माने बुद्ध वचन की अनुवाद जो हस्तलिखित थी, हाथों से लिखा गया जो किताबें थी, उसको पढ़ रहा था। दूसरे दिन जो था सेकर बिहार में यजमानों से मिलकर सुमति वापस आ गया था। अब वो तिंगड़ी गांव के यजमानों के पास जाना चाहता था। तिंगड़ी से सेकर बिहार, सेकर बिहार से फिर तिंगड़ी, तो तिंगड़ी ज़्यादा दूर नहीं था। अब लेखक जो है
वहाँ सेकर विहार के भिक्षु बौद्ध भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वो फिर टिंगरी की ओर वापस गए। अभी भी हम यहाँ पर ल्हासा के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है, कहानी को उठा कर दिया गया, कहानी पूरी नहीं हुई है, ये पूरा कहानी यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब वो तिंगरी जाएंगे, फिर बाद में पता नहीं कब वो ल्हासा जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अंश लेखक ने राहुल सांकेतियन में यहाँ पर अपनी तिब्बत यात्रा के बारे में दिया है, जिससे हम यहाँ पर क्या क्या देखें। यहाँ पर हम तिब्बत के कानून व्यवस्था को देखें जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तिब्बत में हम देखते हैं कि जो सरकार है वो खुफिया विभाग पर ध्यान नहीं देती है, पुलिस विभाग पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए वहाँ पर क्या है कि हथियार कानून जो था वो नहीं था। चोर डाकू जो थे वहाँ पे बंदूकों को लाठी और डंडों की तरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि तिब्बत की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी स्वतंत्र होती थी। तिब्बत की महिलाएं काफ़ी आदर सत्कार करती थी यात्रियों का, अनजान लोगों का, अगर भिखमंगे निम्न श्रेणी का भिखमंगा नहीं हो तो। वहाँ के खान पान के संबंध में हम थोड़ा देखें, चाय सत्तू थुक्पा इत्यादि हम देखें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि तिब्बत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे हम जानें, ठीक है। लंकोर में क्या घटना घटी थी हम वो देखें। पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय की श्वेत शिखर है और जगह जगह जो है छोटे बड़े भीटे हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ है, तिंगरी समाधिगिरी जहाँ पर एक छोटी एक चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ विशाल मैदान में एक छोटी पहाड़ी जिसे तिंगरी समाधिगिरी कहा जाता है, ठीक है। और ढाड़ा के बारे में हम लोग देखें, ऊंचे स्थान, ठीक है। तिब्बत के सीमा के अंदर जाते ही जो ढाड़ा, वहाँ पे ढाड़े के देवता भी है, जानवरों का सींग, ठीक है, पत्थर, ये सब उनके देवता हैं। खान पान को देखें, भौगोलिक स्थिति को देखें, तो तिब्बत के बारे में हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर लेखक के इस घटना से, इस यात्रा वृत्तांत से हम जान पाए हैं। इन सारे शेखर विहार की जागीरदारी को हम देखें, तिब्बत में जागीरदारी की क्या प्रथा थी उसे हम देखें। शेखर में तिब्बत में जो भी जागीर होती थी, छोटी जागीर बड़ी जागीर, उन्हें मठों को दे दिया जाता था। मठ वाले जो थे, बौद्ध मठ के लोग वहाँ पर खेती करते थे और खेती करने के जो अधिकार था वो जागीरदार को भी था। वो खुद भी एक किसी स्थान पर खेती कर सकता था, अपनी जागीर का किसी अंश खेती कर सकता था और उसे देखरेख करने का काम खेती का जो मुखिया होता था, बौद्ध भिक्षु, वो आता था, जिसे जागीरदार के लोग, माने जागीर में जो काम करते थे, काफ़ी उसे सम्मान करते थे। तो इत्यादि बहुत सारी बातों को हम देखें। यहाँ एक और नया क्वेश्चन बनता है कि तिब्बत की जागीरदार की प्रथा कैसी थी, शेखर विहार में किस तरह से, शेखर विहार में लेखक ने क्या क्या देखा। तो लंकोर की घटना, तिंगरी की घटना, शेखर विहार की घटना, ये सारे कहाँ क्या हुआ, लेखक के साथ क्या क्या घटा, इसे अलग से विशेषताओं को अलग से लेखक के साथ क्या क्या लंकोर में क्या क्या लंकोर की बातों को बताना, तिंगरी के बातों को बताना, शेखर विहार की बातों को बताना, लेखक वहाँ पे क्या देखा, क्या जाना, हमें क्या बताया, हम क्या क्या जान पाए, ठीक है। ये सारे प्रश्न के रूप में लेकिन आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये पाठ इस तरह से, जितना भी हम यहाँ पे जाने तिब्बत के बारे में हमें जानकारी मिली, तो ये पाठ इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के व्याख्या को लेकर आऊँगी, अर्थात जो कम्प्रीहेंशन का पार्ट है हम उसे लेकर आएंगे। तो आप इस पाठ को रीडिंग करके इसे ठीक से एक्सप्लेनेशन को मैं तो बता कर दी ही हूँ। अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में दीजिएगा, मैं इसका आपके जो जहाँ भी आपको संदेह है उसे मैं बताने की कोशिश करूँगी, उसे मैं बताऊँगी अगर मुझे कोई ऐसा कमेंट मिलेगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।